है ना, एक ऐसी हड्डी जो गले से ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनको उनको बरगला दो और कह दो कि देखो भाई तुम्हारा सारा अधिकार यादव खा रहा है। ना राइट का गढ़ है ना लेफ्ट का गढ़ है, किसी का गढ़ नहीं है, ये एक नैरेटिव है। अब उसका वोट नहीं पा सकते तो उस समाज को विलेन बना दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह जन काफिला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचना यादव जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी शैक्षिक और राजनीतिक यात्रा के बारे में। कंचना जी, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। लेफ्ट के गढ़ में आप आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जी को ही क्यों चूज किया? धन्यवाद अभिनव, मुझे यहाँ पर अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपने बोला कि लेफ्ट का गढ़ है, यहाँ पर लेफ्ट का गढ़ कैसे है? कैपेसिटी जेएनयू की 8000 है, 2500 वोट पाकर अगर लेफ्ट जीत जा रहा है, बाकी वोट कहाँ जा रहा है? अरे 8000 में 8000 वोट मिलता तब ना गढ़ माना जाता, तो बाकी वोट कहाँ जा रहा है? तो लेफ्ट वेफ्ट गढ़ नहीं है यहाँ पर जेएनयू में, और ना राइट का गढ़ है ना लेफ्ट का गढ़ है, किसी का गढ़ नहीं है। ये एक नैरेटिव है, जो एक फॉल्स नैरेटिव है, ताकि अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वोट न मिले। लेफ्ट राइट का डर दिखाए और राइट लेफ्ट का डर दिखाए, लेफ्ट का कोई गढ़ नहीं है यहाँ पर। आप लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी को ही क्यों चूज की? एक बहुत खास बात है जेएनयू में। खास बात यह है कि एक जेएनयू एक आइडियोलॉजी रखता है। आइडियोलॉजी की जो समाज में सबसे पिछड़ा तबका हो, जो सबसे दमित तबका हो, जो महिलाएं हैं, जो शोषित हैं, उनकी आवाज के बारे में बात करता है जेएनयू। और जब हम इसको बाहर के पॉलिटिक्स से देखते हैं, इस जेएनयू से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो मुझे एक ही आवाज दिखाई देती है, वह आवाज है लालू प्रसाद यादव जी, जिससे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि जेएनयू में जो पॉलिटिक्स चलती है, जिस आइडिया की बात होती है, उस आइडिया को कोई इम्प्लीमेंट करता है तो वो आवाज है, वो व्यक्तित्व है, वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और इसीलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल चुना। हम कुछ और काम कुछ और तरह करने वाले लोग नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जेएनयू जो कहता है लालू जी वो करते हैं। हमने वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया। कंचना जी, अगर आपके हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लालू यादव जी और तेजस्वी यादव में क्या अंतर है? अंतर बहुत सारी मिल जाएंगे, समानताएं भी बहुत मिलेंगी। समानताएं अगर हम देखें तो आइडियोलॉजी की समानता, डेफिनेटली उसी पार्टी को तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो समानता है। पार्टी की संविधान, जो हमने बोला कि एक शोषित समाज की जो आवाज है ना, जो समाज में सबसे पिछड़े हुए थे, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जो डरते थे, जो ये भी नहीं जानते थे कि उनके पास उनका वोट करने का अधिकार भी है कि नहीं है, ऐसे समाज की आवाज जो लालू जी बने, उस पार्टी के आरजेडी के संविधान में वो है, उस संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी जी। तो समानताएं बहुत है और अंतर भी बहुत कुछ है, क्योंकि लालू जी का जो दौर था आज वो दौर नहीं है। हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का जो दौर रहा होगा, हमारे ग्रैंडफादर का जो दौर रहा होगा, वो तो दौर हमारे पास नहीं। हमारे पास अभी ये टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम सब बात कर रहे हैं, हम एक दूसरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, एक आगे का विजन रखते हैं। तो लालू जी ने जहाँ तक पहुँचाया समाज को, आगे तेजस्वी जी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लालू जी करिश्माई नेता है तो तेजस्वी जी विजनरी लीडर है। दोनों में अंतर बहुत है, समानता है बहुत कुछ है। आपके हिसाब से भारत के अंदर सामंतवाद के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष किस नेता ने किया? मैं जवाब दूंगी तो आप कहोगे कि ये तो बहुत टिपिकल जवाब है, क्योंकि आप तो उसी पार्टी की हैं इसलिए उस नेता के बारे में कह रहे हैं। लेकिन सामंतवाद के खिलाफ सबसे बड़ा आवाज, सबसे प्रखर आवाज, मुखर आवाज, अगर इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता अगर रहा है तो उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। सामंतवाद के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज। उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ लड़ करके समाज को किस तरीके से बदलाव, समाज के अंदर किस तरीके का बदलाव लाया? हर तरीके का बदलाव। अगर आप देखेंगे कि जो समाज है, एक अगर मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूं कि कुछ खेतिहर मजदूर होते हैं, कुछ लेबर होते हैं, किसी के पास जमीन नहीं होती, दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, वहाँ प्रताड़ित होते हैं, उनका अधिकार होता है, स्कूल जाने का अधिकार होता है, नहीं मिलता था, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी समाज में, लालू जी ने दिया। लालू जी ने, लोग आज मजाक उड़ाते हैं चरवाहा विद्यालय का, लेकिन उस दौर की बात सोचिए कि जो दिन भर गाय चरा रहा, भैंस चरा रहा, जिनका पैसा रहा हो, वो कब पढ़ाई करेगा? लालू जी ही थे जो ये सोच सकते थे कि एक चरवाहा विद्यालय खोला जाए, कि भाई आप अपने गाय भैंस जो बकरी जो भी चराने जाते हो आप लेकर जाओ, चराओ आप, लेकिन वहां छोड़ दो।
स्कूल के पास छोड़ दो, बाउंड्री लगवा देते थे कि यहाँ पर भैंस गाय चरेंगे भी, और बच्चा वहाँ पे 3 घंटे पढ़ेगा और 3 घंटे कोई प्रैक्टिकल भी करेगा। 6 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई करता था। समाज को उन्होंने, और 300 पहली बार जब मुख्यमंत्री बने ना, 300 उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का प्लान किया था, और इतना स्कूल कहीं पर और नहीं खुला था। बिहार में जो लेबर का मिलता था, मजदूरी जो मिलती थी वो 35 रुपए हुआ करती थी, और एवरेज नेशनल इनकम जो होता था 27 रुपए हुआ करता था। तो सारे राज्यों से सबसे ज्यादा अगर कहीं मजदूरी मिलती थी तो लालू जी के शासनकाल में मिलती थी। वोट जो लगभग 80% लोग वोट नहीं देने जाने पा रहे थे, क्योंकि उनको या तो दबा दिया जाता था, नहीं तुम वोट क्यों दोगे, तुम्हें नहीं देने जाना है, क्योंकि वो जाएगा तो किसी और को देगा। लालू जी उस टोला में घुस कर, है ना, मुसरा टोला में, हर जाति के टोला में घुस कर उन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम वोट दो, तुम जिसको चाहते हो वोट दो। लालू जी से सब कनेक्ट किए, सब जाकर वोट दिए। तो हर स्तर पर अगर देखें तो पढ़ाई से लेकर वोट देने के अधिकार से लेकर हर तरह से लालू जी ने स्वर दिया, लोगों को मजबूती दी। उन्होंने एक स्तर तक सामाजिक परिवर्तन किया, जिसको हम सामाजिक क्रांति कहते हैं, किया। लेकिन कुछ कारणों से आर्थिक क्रांति, अब उस पर तेजस्वी जी सोच रहे हैं आर्थिक क्रांति पर, लालू जी ने सामाजिक लेकिन क्रांति। कंचना जी, आप जब ये बात कह रही हैं कि सामंतवाद के खिलाफ सबसे प्रभावशाली लड़ाई लालू यादव जी ने लड़ा, तब उस समय मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है लालू यादव जी का, जिसमें वो बोलते हैं कि सड़क को हेमा मालिनी जी की गाल की तरह से निकालेंगे और जिस पे विवाद भी खड़ा किया आरएसएस और बीजेपी ने। इस पर आपका क्या कहना है? आरएसएस और बीजेपी ने विवाद खड़ा किया, बयान भी आरएसएस और बीजेपी ने दिया। इसको कहते हैं दोगला, हिंदी भाषा में जो कहते हैं, क्योंकि ये तो बयान तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उन्होंने लालू जी का नाम लिया और सीधे बयान में कह दिया, भाषण में अपने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम सड़क को हेमा मालिनी जी के गाल की तरह चिकना बनाएंगे। तो लालू जी ने तुरंत जवाब दिया, भैया हम तो ये तो बोले ही नहीं है। आप लालू जी मजाकिया अंदाज में अगर बात करते हैं, सदन में बात करते हैं अगर जनता के बीच में, और कनेक्ट करते हैं वैसे, तो इसका ये मतलब नहीं कि लालू जी का नाम लेकर आप कुछ भी कह दो तो लोग मान लेंगे ना। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लालू जी का नाम लेकर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। उनको लगा कि अगर ये मजाकिया अंदाज में बात करते हैं तो मैं हेमा मालिनी से जोड़ दूंगा, पब्लिक वो भी समझ जाएगी। लेकिन पब्लिक समझी, लालू जी कभी महिलाओं पे भद्दा कमेंट नहीं करते थे, कभी नहीं, नेवर एवर। इवन वो तो कई सारे जब महिला एंकर उनका इंटरव्यू लेने आती थी, वो अप्रिशिएट करते थे सबको, मतलब भाई ऐसा समाज है हमारा, पेट्रियार्कल समाज, उस समाज में तुम इंटरव्यू कर रही हो, उस समाज में तुम बोल्डली बोल रही हो, अप्रिशिएट करते थे। लालू जी कभी महिलाओं पे, मतलब आप इस स्टेटमेंट को खारिज करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला? हम क्या, लालू जी ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाकर इस पे डांटा था। लालू जी ने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेकर। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं परिवार तक अपने सीमित हूँ, ना मैं दूसरी महिलाओं को कभी देखता हूँ, ना ही मैं भद्दा कमेंट करता हूँ। आप इस तरह का कमेंट हम पर नहीं कर सकते। तो डाटा था उसके बाद, लेकिन जो एक बार चला गया रिकॉर्ड में, चला गया रिकॉर्ड में। तेजस्वी यादव ने एक बार अपने यादव समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि समाजवादी बनिए, सामंती नहीं। ये हाल फिलहाल का ही स्टेटमेंट है। क्या आपको लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आते हैं तब यादव समाज सामंती प्रवृत्ति का हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक तरह से देखिए, आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे, उसका एक होता है कि आपको जिस समाज का वोट आपको नहीं मिल रहा है, अगर किसी और नेता को जा रहा है, तो समाज को आप विलेन बना दो। जैसे उन्होंने मुसलमानों को विलेन बना दिया बीजेपी ने, कि मुसलमान ही इस देश में सब कुछ अपराध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हिंदुओं यूनाइट हो जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर खतरा है। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि यादव समाज का वोट तो उनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यादव समाज जो है वो लालू प्रसाद यादव को वोट कर रहा है, वो जुड़ा हुआ लालू प्रसाद यादव से, तो आप उसका वोट नहीं पा सकते, तो उस समाज को विलेन बना दो। और उसके खिलाफ अदर ईबीसी जो जातियां हैं, अन्य बैकवर्ड जाती हैं, उनको बरगला दो और कह दो कि देखो भाई तुम्हारा सारा अधिकार यादव खा रहा है। तो ये तेजस्वी जी का मैसेजिंग था समाज के लिए कि सब लोग अपने भाई हैं, सब लोग अपने भाई बहन हैं, वो चाहे दलित समाज हो, चाहे SC ST समाज हो, चाहे BC समाज हो, चाहे OBC समाज हो, सबके साथ चलो। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी ब्राह्मण नेता में हिम्मत है कि वो बोल दे जाकर कि सामंतवादी तुम लोग मत बनो, तुम लोग समाजवादी बनो? उनमें करेज है, उन्होंने अपने समाज को एड्रेस करते हुए सही राह पर उन्होंने लेकिन दिखाया। ये इल्जाम तो मुलायम सिंह यादव पर भी लगता है और लालू जी पर भी, जब भी सत्ता में आते हैं यादवों के लिए काम करते हैं वो लोग। तो हम तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा लेती, कास्ट सेंसस करा ले। बिहार में हुआ कास्ट सेंसस,
क्या निकला बिहार में? 14% यादव हैं और नौकरियों में उनकी 1.4% उनकी भागीदारी नहीं है। 14% यादव हैं, 1.5% भी भागीदारी नहीं है। तो ये तो फॉल्स नैरेटिव है ना। आप एक अब रिसेंट का उदाहरण आप देखे होंगे कि 86 में से 56 कुछ यादव एसडीएम हो गए। इस तरह से फर्जी खबर ही था, जिसके आधार पर बीजेपी ने पूरा नैरेटिव बनाया उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ पता नहीं कौन सी लिस्ट लेकर आते थे, आज तक लिस्ट नहीं दे पाए। आज तक उनकी जो सेक्रेटेरिएट लिस्ट नहीं निकाल पाए कि भाई गए कहाँ वो 56 एसडीएम, यादव एसडीएम कहीं नहीं थे। तो फिर ये फेक है पूरा। फिर ऐसा क्या हुआ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया बिहार के अंदर? नहीं, देखिए ये इनका लंबा एक प्लानिंग था आरएसएस का। अगर आप देखें लालू जी सत्ता में जब आए 1990 में, उसके बाद से 1990 में ट्राई किया उन्होंने कि किस तरह से लालू जी को हटाए और दूसरी सरकार बने। फिर 1995 में ट्राई किया, 2000 में भी नहीं बना पाए। तो ये फिर एक चेहरा बनाए, चेहरा हुआ नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द उन जातियों को समेटे जिसके खिलाफ भड़काए थे, जिनको यादवों के खिलाफ भड़काए थे, उनको नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो इर्द गिर्द समेटे कि भाई अब तुम्हारा चेहरा ये है। और नीतीश कुमार जी को चेहरा बना के आरएसएस जो है बिहार में नीतीश जी के साथ पावर में आई। तो वो बरगला के लेकर गए, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत आप सोचिए ना, अगर एबीसी का, अन्य बैकवर्ड जातियों का समर्थन नहीं होता तो 3 बार सरकार बनती क्या आरजेडी की? नहीं था ना। लेकिन उसके बाद से कैसे हुआ? क्योंकि आपने एक फेक नैरेटिव प्लान किया, एक चेहरा तैयार किया, उस चेहरे के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, उसको बनाया, और 20 साल से आप हो सकता है। 1990 के बाद से, 1990 से पहले बिहार के अंदर ब्राह्मण समाज से ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। क्या लालू प्रसाद यादव इस परंपरा को तोड़े? देखिए, 1990 के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। मंडल कमीशन ने न सिर्फ शैक्षणिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से इस देश की पूरी राजनीति को ही बदल दिया। मंडल कमीशन में इतनी बड़ी ताकत थी कि आज कोई भी पार्टी हो, वो चाहे कि कांग्रेस हो, भाई 1990 के पहले की बात कर दो तो एक 1970 तक सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो कांग्रेस हुआ करती थी ना। तो उन्होंने भी जो चेहरा बना दिया, कभी कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं था। आज कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, हर पार्टी आज मजबूर है कि वो हर समाज के तबके का लीडरशिप वो दे, रिप्रेजेंटेटिव वो दे। नहीं देगी, उस समाज की भागीदारी नहीं देगी, तो समाज इतना अवेयर हो चुका है कि अगर आप नहीं दोगे रिप्रेजेंटेशन, वो आपको वोट ही नहीं करेगी। क्यों करेगी? कोई किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि भाई कोई बात नहीं, आप किसी को चेहरा बना दो, हम पागलों की तरह आपको वोट कर देंगे, हमें कुछ नहीं लेना देना। ऐसा नहीं है। 1990 ने शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से जनता को अवेयर कर दिया, इतना अवेयर कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन दो, आप चेहरा बनाओ। आज बनाती है बीजेपी किसी को, ओबीसी को किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, या छत्तीसगढ़ में बनाई मुख्यमंत्री एसटी समाज से, तो क्यों वो इतना हाईलाइट की कि देखो हमने आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाया? क्यों बनाया हमने? तो क्योंकि वो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सारी। तो 1990 मंडल कमीशन किसने लागू करवाया? शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, रामविलास पासवान जी। ये 4-5 ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भारत की राजनीति को 1990 के बाद पलट दिया पूरा। और क्या आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी का क्या रोल था बिहार में 1990 की सामाजिक क्रांति में, जो बिहार के अंदर अगली जातियों से सत्ता को छीन लिया या वहां तक सीमित न रहने दिया? देखिए, 1990 के पहले बिहार में ऐसा नहीं है कि अदर बैकवर्ड या दलित समाज से मुख्यमंत्री नहीं बने, है ना। अदर बैकवर्ड से, ओबीसी से बने, लेकिन इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर था कि अगर मुख्यमंत्री बनते भी थे तो उनके नाक से पावर को कोई छीन ले जाता था। कोई भी अपना 5 साल का टर्म कभी पूरा नहीं कर पाया। वहाँ बीपी मंडल जी हो, वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, कोई अपना 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि बाहर से जनसंघ का सपोर्ट है। कर्पूरी ठाकुर जी का उठा के देख लीजिए, 1970 में उनकी सरकार को बाहर से जनसंघ का सपोर्ट है। उन्होंने 26% रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, महिलाओं को 3% अलग से रिजर्वेशन दिया। जनसंघ ने बोला कि ये तो चलेगा ही नहीं, भाई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। जनसंघ ने सपोर्ट खींच दिया, बीजेपी की पुरानी वर्जन जो जनसंघ हुआ करती थी, सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर गई। ऐसे बीपी मंडल जी के समय हुआ, सबकी सरकार ऐसे ही गिरी है। तो पहली बार स्थिर 5 साल अपना टर्म पूरा करने वाली सरकार अगर ओबीसी कि पिछड़े समाज का बना तो लालू जी का बना, क्योंकि उन्होंने पूरा होल्ड रखा, उन्होंने परिवर्तन किया। फिर उसी आरक्षण को लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी आई, राबड़ी जी बढ़ाई,
फिर तेजस्वी जी 65% बढ़ाकर किए, अभी जो 17 महीने की सरकार थी। लेकिन अब तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके नाक के नीचे से आपकी सरकार छीन ले। तो ये परिवर्तन हुआ है। आप अब आपके पावर पे और किसी की अथॉरिटी नहीं चलेगी, आपका पावर होगा। लेकिन बिहार में दो ऐसे नेता हुए जो कर्पूरी ठाकुर को अपना उत्तराधिकारी खुद को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का, और वही दोनों लीडर जनसंघ के साथ अलायंस में आकर सरकार बनाते हैं। और नहीं। अभी जो कि आप बताएं कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरी गई थी। नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी क्लेम करते हैं ना कि वो उत्तराधिकारी है कर्पूरी ठाकुर जी के, उत्तराधिकारी तो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी हुए ना, उत्तराधिकारी तो लालू जी हुए। और नीतीश कुमार कैसे हो सकते हैं उत्तराधिकारी, जब आप उसी पार्टी से अलायंस करके 20 साल सरकार में हो, 2 बार का छोड़ दे, जिसने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार तब गिरा दी जब कर्पूरी ठाकुर जी ने रिजर्वेशन दिया। वो सरकार जो कर्पूरी ठाकुर के एक भी आइडिया पे नहीं चलती है, आरएसएस और बीजेपी, आप उनके साथ जो अलायंस में आप सरकार बनाते हो, अब वो जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार जो कि संविधान पे थे, आरक्षण पे थे, उस पर नहीं है, जातिगत जनगणना पे थे। कर्पूरी ठाकुर जी तभी कराना चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो जाए, उनका भी यही मांग था, कास्ट सेंसस हो। लेकिन उस पर तो आरएसएस बीजेपी कहीं पर नहीं है, नीतीश कुमार जी उनके साथ है। तो इसका मतलब आप समझौता कर किए हो ना कुर्सी के लिए, उनका चेहरा मोहरा हो, आपको इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, आप कठपुतली हो आरएसएस के। तो आपके हिसाब से बिहार में लालू यादव जी ही सामाजिक न्याय के असली नेता रहे हैं? सामाजिक न्याय के असली नेता लालू जी इसलिए रहे हैं और रहे हैं क्योंकि 1990 के पहले तक उस समाज को, जिस समाज से लालू जी आते हैं, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, उनके पास कोई भी अधिकार जो था वो नहीं होता था। वो एजुकेशनल एक्सेस नहीं था। आप उठाकर देखिए, लालू जी जब आए थे, तब लालू जी जब पहली बार सरकार में बढ़े ना, आए, 15% लिटरेसी रेट बढ़ा था। एक ही बार 15% लिटरेसी रेट बढ़ा था। तो ये क्यों नहीं कुछ कर लेते? 20 साल से सरकार में है ये लोग ना। आपने क्या दिया है बिहार को? ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बिहार को, ना आपने इंडस्ट्री दी है बिहार को, ना पलायन रोका है आपने। एक ही काम किया आपने, समझौतेबाजी। सरकार बनी रहनी चाहिए किसी भी तरीके से, इनको किसी चीज से लेना देना है? बिहार के लोग निकल कर बाहर अन्य राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते बिहार में। आप सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, कर्पूरी ठाकुर को उत्तराधिकारी मानते हैं, कैसे? आप बिहार के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप उत्तराधिकारी कैसे मानते हैं अपने आप को? बिहार का तो सबसे बड़ा समस्या है पलायन, उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर इल्जाम लालू यादव जी आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन पर भी है। 1990 की सामाजिक क्रांति के बाद बिहार में ब्राह्मण समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या यही रीजन है कि प्रशांत किशोर जी को इसी मिशन पर लगाया गया? इसी मिशन पे लगाया गया, जिस मिशन पे 2005 में लालू जी के खिलाफ नीतीश कुमार को लगाया गया था। नीतीश कुमार को मिशन पे लगाया गया था ना। सक्सेस मिला कितने साल बाद उनको? 20 साल बाद सक्सेस मिला नीतीश कुमार जी को। मिशन मोड में थे नीतीश कुमार जी, 2005 में सक्सेस मिला उनको। अब 20 साल तक नीतीश कुमार जी चेहरा रह लिए, अब आरएसएस उनको, बीजेपी उनको हटाना चाहती है उस चेहरा को, तो अब किसी और को मिशन मोड पे लगाई है कि भाई अब उस समाज का, क्योंकि चेहरा ईबीसी का अपने आप को क्लेम करते हैं नीतीश कुमार जी, तो अब नीतीश कुमार जी को तो ऐसे नहीं हटा सकते। तो नीतीश कुमार जी को धीरे धीरे खत्म करने के लिए बी टीम, सी टीम, डी टीम सब कुछ आएगी। लालू जी को, राजनीति को खत्म करने के लिए आरएसएस ने कितना कोशिश की, लेकिन खत्म नहीं कर पाई। तो अब नीतीश कुमार जी खत्म करने के लिए लेकर आ रही है बी टीम, सी टीम। लालू जी के खिलाफ क्या कर पाएगा प्रशांत किशोर पांडे? कंचना जी, भारत का जो मुख्य धारा का मीडिया है, इस पर इल्जाम लगाते हैं आप लोग भी, आपकी पार्टी के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी लगाते हैं। तो कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी मीडिया है और वो कई ऐसे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करती है जो एंटी बीजेपी हैं या बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं। आपके हिसाब से किन किन नेताओं का कैरेक्टर एसिसिनेशन की जाती है मीडिया के द्वारा? हम लोग इल्जाम लगाते नहीं है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। भाई आप सारी मीडिया को उठाकर देख लीजिए ना, एक ए टू जेड सारी मीडिया को उठाकर देख लीजिए, उनके प्रोड्यूसर से लेकर, उनके एडिटर से लेकर, उनके मालिक से लेकर, उनके एंकर से लेकर, उनके कैमरामैन से लेकर, है ना, उनके माइक मैन से लेकर, हर कोई आपको एक ही जाति का मिलेगा। तो उनको क्या ब्राह्मणवादी मीडिया ना कहे? अभी एक संस्था में 2-4 यादव हो जाए, अभी तुरंत आपको यादववाद का टैग लग जाएगा कि यादव सभा है, यादव महासभा है। आप एक पूरी संस्था को अगर एक जाति के लोग कब्जा किए रहेंगे तो उनको आप ब्राह्मणवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ब्राह्मणवादी मीडिया हम कहते नहीं है, वो ब्राह्मणवादी मीडिया हैं। और दूसरा बात की
इस देश में ना, जब परिवर्तन, आप 1990 के दौर की जब बात कर रहे हैं, तो जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, तो वो चाहे अंबेडकर जी हो, अभी सदन में आपने नहीं सुना कि कैसे कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, जैसे अंबेडकर फैशन हो गया, ये अमित शाह जी कहते हैं। तो एक तरह से अवहेलना है ना ये तो आप एक तरीके से एक इतने बड़े पर्सनालिटी को, पर्सन को, जिसको एक बहुत इस देश का सबसे बड़ा सेक्शन जो है अपना भगवान मानता है, आप उसको अभी भगवान 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 ऐसे करोगे, कितना बुरा लगता है ना। तो अम्बेडकर भी एक समाज के लिए, एक बड़े तबके के लिए भगवान है, उनको इस भाषा में बुलाते हो। तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जिस समाज की सत्ता को, व्यवस्था को चैलेंज किया है, उसको बदनाम किए इस देश की मीडिया ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने, क्योंकि ये व्यवस्था उनके द्वारा बनाई गई है, ये व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है, ये सारी सुविधा उन्होंने अपने खुद के लिए बनाई है। जो वर्ड व्यवस्था है, सुपीरियरिटी है, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा है, उन्होंने बनाया। उसको जो चैलेंज करेगा जी, उसको जो चैलेंज करेगा उसको बदनाम करेंगे, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई भी हो। अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते थे, आपने ऐसा बताया अभी, लेकिन अभी आपकी पार्टी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू किया गया है उसके खिलाफ में आप लोग बातें कर रहे हैं। बाबा साहब का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता था? बाबा साहब कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी यह महसूस हो कि ये उन पर थोपा गया है। हर एक समाज का ओपिनियन उस पर होना चाहिए। हर एक समाज से आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे ना। अगर इस देश में 5-6 अगर समुदाय रहते हैं, धर्म हिसाब से आप देख लो, और 3743 जातियां ओबीसी में ही हैं, मतलब कई हजार जातियां हो जहाँ पर, कई सारे समुदाय हो जहाँ पर, वहाँ पर 4 लोग बैठकर एक कोड, एक फ्रेम करके, कानून फ्रेम करके आप थोप नहीं सकते ना कि लो आप ऐसे ही जियो, ये हमने बना दिया, आपको जीना तो ऐसे ही पड़ेगा। ये तो थोपना हुआ, यूनिफॉर्म हुआ ही नहीं ना। यूनिफॉर्म कैसे हो गया? आपने किसी से पूछा नहीं कि उसको क्या चाहिए, तो यूनिफॉर्म कैसे हो गया? तो बाबा साहब कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और आएगा, लेकिन कंसेंट से, है ना, बातचीत करके। हर समाज का उसमें एक्सपर्टीज उस पर होने चाहिए। इन्होंने क्या किया, 2 लोग बैठे, बिल फॉर्म की अपने हिसाब से लगा दिए। उत्तराखंड में क्या है, 4 लाइन पे अगर किसी बीजेपी वाले से पूछो कि जो उत्तराखंड में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है उसमें क्या है, एक भी नहीं बता पाएंगे क्या है। वह हल्ला मचाने के लिए हमने तो बाबा साहब का यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो बाबा साहब का नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आरएसएस का सिविल कोड है। आपकी पार्टी जिस अलायंस में है, इंडिया अलायंस में, उसका सबसे बड़ा एक जो पार्टी है, उसका मेंबर है कांग्रेस। अंबेडकर जी को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। जैसे बम्बई के इलेक्शन में देखा जाए, चाहे भंडारा में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ अपने कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा किया था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े थे, और आज आप कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ बिहार में भी इलेक्शन लड़ते हैं। अम्बेडकर के खिलाफ थी, ये बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है। कारण ये कि अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं थी। जब अम्बेडकर जी चुनाव हार चुके थे, उस समय कांग्रेस ने उनको भेजा, अपने लोकसभा से उनको भेजा सदन में, क्योंकि कांग्रेस को भी जरूरत थी अम्बेडकर जी की, सबको, पूरे देश को अम्बेडकर जी की जरूरत थी। और सारे, अब जैसे हिंदू कोड बिल हो गया, जब बाबा साहब लेकर आ रहे थे, किसने विरोध किया? हिंदू महासभा ने किया। यहीं दिल्ली में जो है कि हम बैठ गए थे सब हंगर स्ट्राइक पे कि हम आग लगाकर, अब देश अभी अभी आजाद हुआ है, बाई पार्टीशन हुआ है, देश एकदम कंगाल हुआ है। ऐसे दौर में अगर एक प्रधानमंत्री को यह देश मिलता है, उसको सब सही करना, संभालना है, तो इस देश में एक और आग वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तो अगर हिंदू कोड बिल पर उस समय राजी नहीं हुए थे, लेकिन ये राजी करना है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, तो नेहरू जी ने अपने खत में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं अंबेडकर जी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इस समय जो देश के हालात है उसमें मैं हिंदू कोड बिल नहीं इस समय फिलहाल लागू कर पा रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर लागू होगा। और इसका उन्होंने उपाय दिया कि इसको खंड खंड में करके इसका लागू किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाए। तो कभी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है पूरे खिलाफ थी। अगर कांग्रेस पूरे खिलाफ थी तो आप खुद बताइए ना, हर एक जितने भी लॉज बने हैं, संविधान में कानून आए हैं, उसमें बाबा साहब ने जब सबको दिया कि ये कानून आप सब पढ़ लिए, किसका क्या ओपिनियन है, तो सब अपना ओपिनियन देते थे कि इस पे ये चेंज कर दिया जाए संविधान, इस पे ये चेंज किया जाए। लास्ट में अंबेडकर जी खड़े होते थे और फिर वो अपनी बात कहते थे कि ये रूल क्यों होना चाहिए इस बुक में, है ना। तो उस पर कभी ने उनके एक भी बनाए गए रूल को कभी ने कांग्रेस ने ये नहीं बोला कि ये गलत है पूरी तरह से।
ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको मालूम है बाबा साहब से एक बहुत बड़ा समाज जुड़ा है। जब आप ये नैरेटिव पहुंचाओगे समाज को कि कांग्रेस तो बाबा साहब के खिलाफ थी, तो वो समाज कांग्रेस से अलग हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये पॉलिटिक्स का पार्ट है जो आरएसएस चलाती है। अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते थे, आपने ऐसा बताया अभी, लेकिन अभी आपकी पार्टी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू किया गया है उसके खिलाफ में आप लोग बातें कर रहे हैं। बाबा साहब का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता था? बाबा साहब कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी यह महसूस हो कि ये उन पर थोपा गया है। हर एक समाज का ओपिनियन उस पर होना चाहिए। हर एक समाज से आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे ना। अगर इस देश में 5-6 अगर समुदाय रहते हैं, धर्म हिसाब से आप देख लो, और 3743 जातियां ओबीसी में ही हैं, मतलब कई हजार जातियां हो जहाँ पर, कई सारे समुदाय हो जहाँ पर, वहां पर 4 लोग बैठकर एक कोड, एक फ्रेम करके, कानून फ्रेम करके आप पे थोप नहीं सकते ना कि लो आप ऐसे ही जियो, ये हमने बना दिया, आपको जीना तो ऐसे ही पड़ेगा। ये तो थोपना हुआ, यूनिफॉर्म हुआ ही नहीं ना। आप लोगों को प्राइवेटाइजेशन से क्या समस्या है, आपको या आपकी पार्टी को? क्यों नहीं समस्या होगी? 1990 में मंडल कमीशन किस लिए था? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो एलपीजी लागू हुआ, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी जो पार्टी है, मुख्य पार्टी कांग्रेस, उसी ने लागू किया। देखिए, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में जब आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय देश को कुछ जरूरत थी। क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी थी, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते थे कोई बाहर से आए और फिर से हमारे यहाँ जो है कंपनी स्टार्ट करके फिर से यही राज करने लगे ना। तो बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी गई थी इंडिया के आज़ाद होने के बाद। लेकिन उसकी थोड़े समय जाने के बाद जब इकोनॉमिकली पावर बहुत कमजोर हो रहा था देश, तो उसमें जरूरत थी एलपीजी रिफॉर्म की, है ना। एलपीजी रिफॉर्म हुआ, हमारी इकोनॉमिक क्लोज से मिक्स इकोनॉमी कर दी गई। मिक्स इकोनॉमी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर को जिनकी जरूरत है वहां पर जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है अभी, जो भाई मिक्स्ड था, 50-50 हो सकता था, लेकिन ये 100% प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और 100% प्राइवेटाइजेशन का सीधा मतलब है कि 1990 का लागू हुआ मंडल कमीशन, जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं है तो क्यों नहीं दिक्कत होगी? आप सोचिए ना कि 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, अभी 27% भी ओबीसी समाज जो है, दलित समाज अगर उनकी बात कर लें 15% या 7.5%, वो नहीं पहुंच पाए हैं सरकारी संस्थानों में। उसके पहले ही जब वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया, आप निजीकरण कर रहे हो। निजीकरण में आरक्षण ही नहीं है। कंचना जी, हम वापस उस बिहार की उस राजनीति की बात करेंगे। और जिस दौर में बिहार में जब लालू यादव जी की सरकार थी, उस सरकार को या उस शासनकाल को मीडिया या उस दौर के लोग आज भी कहते हैं कि जंगल राज के रूप में था, या जंगल राज था। बिहार में 3 हफ्ते पहले दिन दहाड़े 200 राउंड फायरिंग, सोनू मोनू गैंग करके, अनंत सिंह करके, न जाने हजार गैंग हैं बिहार में, जो भी नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दे रखा है। वो तो जंगल राज है ही नहीं, वो तो मतलब हवन चल रही है, मतलब हवा में गोलियों से हर रोज हत्या हो रही, पेट्रोल पंप दिन दहाड़े सब लूट ले जा रहे हैं, वो तो जंगल राज है ही नहीं जी। महिलाओं का, लड़कियों का, दलित लड़कियों का रेप हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो तो जंगल राज है ही नहीं जी, है ना। अब चुनाव के जस्ट पहले अनंत सिंह जी को वो नीतीश कुमार जी अपने इस शर्त पे निकालते हैं कि मुंगेर की सीट वो जितवाएंगे बंदूक की नोक पर। मुंगेर की सीट उन्होंने ललन सिंह की निकलवाई बंदूक की नोक पर, वो तो जंगल राज है ही नहीं जी। लेकिन जंगल राज जी तभी रहेगा जब आरएसएस की सरकार नहीं रहेगी, जब मीडिया वाले जो जाति है ना, कौम, उनकी सरकार नहीं रहेगी बिहार में, तब जंगल राज रहेगा। अभी नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाए, जंगल राज हो जाएगा। अभी नीतीश जी एनडीए के साथ चला जाए, बीजेपी के साथ चल जाए, सब मंगल राज हो जाएगा। वही मुख्यमंत्री तो वही है ना, वही मुख्यमंत्री है, वही होम मिनिस्टर है। लेकिन कंचना जी, उस दौर जंगल राज हो गया। उस दौर में अपराध, हत्या और गुंडागर्दी के मामले में बढ़ोतरी तो हुई थी ना। अभी आपने क्राइम देखा है उठाकर, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आता है उसका जो आंकड़ा देखिए, सबसे टॉप है क्राइम पे उत्तर प्रदेश। लेकिन मीडिया में क्या कि भाई योगी तो गुंडों को ठिकाना लगा दिए हैं, और योगी गुंडों को ठिकाना लगा दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है? भाई नहीं, जंगल राज वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उनकी सरकार है ना, उनके कौम की सरकार, उनकी जाति की सरकार है। जब भी पिछड़े दलितों की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज हो जाएगा।
तो ये नैरेटिव है। और कौन कर रहा था अपराध उस समय? आप सारे अपराधियों का नाम उठा लीजिए, कौन कर रहा था अपराध? भाई वही कर रहे थे जिनकी जमीन जो अवैध जमीन जो कब्जा किए हुए थे, लालू जी इसको भूमि अधिकृत करके सरकारीकरण उसका करके वो जो गरीबों में बांट रहे थे, तो उनको दुख तो होगा ही, उनको दुख होगा तो वो कुछ न कुछ करेंगे ही, तो वो अपराध कर रहे थे। नदी जो गंगा रिवर है उसके चारों तरफ अगर कोई मछुआरा जो है कोई मछली का बिजनेस शुरू कर दे तो उसको टैक्स देना होता था। लालू जी ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। भाई दुख किसको होगा? उन्हीं को होगा ना जिनसे अवैध रूप से कब्जा किया छीना जाएगा। और अवैध रूप से कब्जा कौन रखा था? तो भाई गुंडागर्दी भी वो करें जो आपके सामंती लोग हैं, है ना? आप ही के लोग जो है मीडिया में बैठे हैं और बदनाम किसी और को करो। और उत्तर प्रदेश क्राइम नंबर 1 पे है, लेकिन आप वो तो जंगल राज हो ही नहीं सकता। सेम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाए तो जंगल राज हो जाएगा, सेम मुख्यमंत्री उधर चले जाए तो सब कुछ बढ़िया है। आप खुद ही सोच कर देखिए भाई कितना हेट्रेट है इनके मन में, दिल में, दिमाग में हमारे प्रति, लालू जी के प्रति। ऐसा क्या था कि बिहार में 1990 से पहले या लालू जी से पहले कोई भी मुख्यमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री था, 5 साल से ज्यादा शासन नहीं कर पाया या अपने शासन काल को पूरा नहीं कर पाया। नहीं, ये तो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि भाई हम भले हमारा वोट था, हम सरकार में ओबीसी आ जाते थे, लेकिन कंट्रोल हमेशा किसी और के पास होता था। वो जब चाहे सरकार गिरा दें, वो जब चाहे अगर आप कुछ अच्छा काम कर दो अपने समाज के लिए, सरकार आपकी गिर जाएगी। तो ये कारण था, तो नहीं टिक पाता था। लालू जी मजबूती से आए। लालू जी ने 80% टिकट जो है पिछड़े समाज को दिया, पिछड़ा दलित और उनके अपने समाज को दिया, सरकार बनी रही। 60% उसमें नौजवान थे। लालू जी ने बोला कि यूथ को, भाई मैं यूथ हूँ और यूथ को पावर में लाना चाहिए। लालू जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो 5 साल का शासनकाल पूरा किया। क्या इसी वजह से लालू जी के खिलाफ साजिश रचा गया बिहार के अंदर? नहीं, देखिए कि पहले मुख्यमंत्री थे एक तो वो अलग बात है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के आइडिया और आइडियोलॉजी से आरएसएस को सख्त नफरत थी। भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कैसे आप ओबीसी एससी एसटी समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उस आइडियोलॉजी को लालू जी ने आगे बढ़ाया, आरक्षण को और भी बढ़ाया। फिर उसके बाद सरकार भी वो बना रहे हैं और किसी के इशारे पर नहीं नाच रहे हैं कि भाई कोई जब चाहे तब इंटरफेयर करके सरकार गिरा दे और कोई जब चाहे दबाव बना के ये काम करवा ले। तो ये तो नहीं था ना। तो वो तो लालू जी तो धंसते ही ना उनकी आंखों में। भाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने जो मुखर आवाज अपनी बढ़ाई है ना, मनुवाद के खिलाफ, तो वो चुभता ही ना मनुवादियों की आंखों में, तो चुभा, फिर साजिश की। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी उस समय ताड़ी पे जो टैक्स लगता था उसको फ्री कर दिया गया और अभी नीति और उसको प्रमोट भी किया गया था उस दौर में। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी शराबबंदी के साथ साथ ताड़ी पर भी बैन लगा दिया है। इस फैसले से अब जो ताड़ी पे टैक्स फ्री था वो फैसला सही था कि अभी वाला फैसला सही है? देखिए पहली बात तो ताड़ी जो है वो एक नेचुरल पेय पदार्थ है। नेचुरल आप पौधे से निकालते हो, प्लांट से निकालते हो, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरा, ताड़ी जो है एक पारंपरिक व्यवसाय है एक समाज का, पासी समाज का एक पारंपरिक व्यवसाय है जिससे जुड़े होते हैं। लालू जी ने उस पर बहुत टैक्स हुआ। अगर कोई ताड़ी उतार रहा है तो किसको टैक्स भी किसको दे रहा है? वो सरकार को सीधे नहीं जा रहा है, वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे वो टैक्स लेते थे। लालू जी ने बोला नहीं, ये एक तो इनके पास इनकम का बहुत कम सोर्स है, ताड़ी ही एक सोर्स है, ऊपर से इस पे कर लगा कर रखे हुए, तो उन्होंने हटा दिया। अब नीतीश कुमार जी अगर शराब बंदी किए हुए हैं, शराब बंदी ऐसा है कि बाल्टी में शराब मिल रहा है बिहार में। मतलब आपको बाल्टी में शराब, फोटो ऐसी तस्वीरें आ रही बाल्टी में शराब है। और वो तो छोड़िए, एम्बुलेंस बिहार में अभी नीतीश कुमार जी की सरकार पेशेंट के लिए नहीं यूज हो रहा है ना, मरीज नहीं चाहते, शराब जाती है। तो ये एम्बुलेंस में शराब मिलेगी आपको, ऑफिसर जो होते हैं उनकी गाड़ियों में शराब मिलेगी आपको, थाने पे आप केस रिपोर्ट करवाने जाइए, थानेदार मस्त पीकर बैठा हुआ है, कहेगा कल आना, अभी मैं तो टाइट हूँ पीकर, तो वहां पर आपको शराब मिलेगी। बाल्टी में शराब पटती है, लेकिन नहीं जी शराबबंदी तो है बिहार में। तो ये ऐसा है भाई, आपने शराबबंदी कर रखी हुई है, काला धंधा गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन ताड़ी पे आपको टैक्स लगा देना है जो कि नेचुरल पदार्थ है। तो लालू जी तो अभी पिछले लोकसभा में भी और हर विधानसभा में लालू जी ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से ताड़ी को टैक्स फ्री करेंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं है ना। मीडिया और प्रशांत किशोर जी भी ऐसा बोलते हैं कि
तेजस्वी यादव को अनपढ़ और नौवीं फेल बताते हैं। क्या ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर के लिए नुकसानदायक है? देखिए कोई नुकसानदायक नहीं है। जनता क्या, बिहार की जनता समझदार नहीं है कि जो नहीं, अगर बिहार, आप सोचिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गेम क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट मैच ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। और जो क्रिकेट मैच कोई सबसे ज्यादा देखता है तो उसको मालूम होता है कि सामने जो व्यक्ति खेल रहा है, जिसको वो हीरो मान रहे हैं, वो तो कोई ऐसा नहीं कि वो BA MA LLB और PhD करके आया हुआ है। भाई अगर PhD करके क्रिकेट खेलने जाए तो 30 साल में विराट कोहली जो PhD करें फिर जाके क्रिकेट खेले, तो 30 साल में जब वो संन्यास लेते हैं तब वो क्रिकेट खेलने जाए। अरे तेजस्वी जी भी तो क्रिकेट ही खेलने गए थे ना, तो PhD करके जाते क्या? इस तरह से, अरे ठीक है उनको छोड़ दीजिए। आप छत्तीसगढ़ में आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो 10वीं फेल है, लेकिन किसी ने कहा कि वो आप बीजेपी का मुख्यमंत्री 10वीं फेल है, बीजेपी का मुख्यमंत्री 10वीं फेल है। लालू जी तो BA MA LLB किए हुए थे, लेकिन फिर भी आपने उनको जोकर कहा, फिर भी उनको आपने बोला कि ये तो गंवार है, इस तरह से आपने कहा। नहीं, आपने कभी सीरियसली लिया? और तेजस्वी यादव कई बार बोलते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म कर देगी, लेकिन आरजेडी को इस बात की क्या चिंता है? हमें क्यों चिंता होगी? हमें कोई चिंता नहीं, हम तो बस बताते हैं कि भाई देखो, जिसके साथ अलायंस में हो वो लोग जो है कि किसी के सगे नहीं है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है कि इसको खत्म नहीं किए। वो आप चले जाइए जो उड़ीसा में, वहाँ पे पटनायक को खत्म की। आप चले जाइए हरियाणा में, वहाँ पर खत्म की। हर जगह आप देख लीजिए, चिराग पासवान जी को जितनी सीट दी उतनी सीट लेते हैं। पहले पार्टी को चाचा जी को दी, फिर चाचा जी श्री भतीजा को दी, पता नहीं अब भतीजे श्री को किसको देगी। तो ये इनकी एक टेंडेंसी है, ये ऐसा करेंगे नहीं तो इनके अंदर जैसे चुल मची रहेगी कि अब हम तो कुछ जैसे कर नहीं रहे। तो हमें कोई चिंता नहीं है कि कौन खत्म हो रहा है कौन नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मदद मांगने आ जाते हैं तो मदद के नाम पर भाई, ये तो एक इंसान का धर्म होता है दूसरे का मदद करना। तो जब नीतीश जी मदद मांगने आते हैं कि हमें सेव जदयू, तो लालू जी कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हें बचाते हैं, तो हम सरकार बना लेते हैं उनके साथ। क्या फिर से आप लोग सेव करेंगे उन्हें? नहीं, अब देखिए, जिसकी आदत ही हो जाए, फितरत ही हो जाए कि नहीं हमको तो कुर्बान होना ही है, तो आप कितना बार बचाओगे? जिनको कुर्बान होना है उनको कुर्बान होना है। और अगर नीतीश जी को खुद नहीं बचना है, खुद पार्टी नहीं बचाना है, तो वो गए क्यों? उनको खुद ही चाहते होंगे खत्म हो जाए। बिहार में दलितों के वोट चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को पड़ता है और वो ले रहे हैं। इस सिचुएशन में आपकी पार्टी क्या कर रही है दलितों के लिए? देखिए, वोट लेने से अगर ये कोई कहे कि हम दलित हैं इसलिए हमें वोट दो, है ना, तो हम सबसे ज्यादा कैंडिडेट देते हैं। भाई अगर चिराग पासवान अपने पार्टी के नाम पर, है ना, अपने जीजा जी को देंगे बस, और जीतन राम मांझी जी किसको देंगे? खुद एक टिकट ले लेंगे, एक टिकट अपने बहू को दे देंगे, एक अपने बेटे को दे देंगे, एक अपने दामाद को दे देंगे। 4 टिकट पाते हैं। बीजेपी 4 टिकट उनको देती है मैक्सिमम, और 4 टिकट वो और उनके घर में मिल जाता है। तो आप खुद बताइए ना, क्या करते हैं लोग दलितों के लिए? अम्बेडकर जी का अपमान हुआ सदन में, अमित शाह देश के गृह मंत्री अम्बेडकर जी का अपमान किए सदन में, एक बार भी चिराग पासवान जी नहीं बोले। एक बार उन्होंने मुंह खोलकर बोला कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। क्या उनके फादर होते रामविलास पासवान जी तो सह लेते? हमें पूरा भरोसा है कि वो NDA छोड़ देते, लेकिन चिराग पासवान जी में करेज ही नहीं है। तो अरे भाई, जब आपको अपने आइकन की इज्जत का कोई फर्क नहीं है, उनका अपमान हो जाए, 80 घर 90 घर जो है जल गया बिहार में मांझी समाज का, जीतन राम मांझी जी मुंह खोलकर एक बार बोल नहीं पाए कि जो है कि सरकार कुछ करे, ये गलत है ना, अपराधियों पर कार्रवाई करे। अरे वो क्या करेगी दलितों के लिए? आप कहोगे हम दलित हैं इसलिए हमको दलितों का वोट दो, ऐसे तो नहीं होता है ना। आप उस समाज के लिए खड़े नहीं हो, खुद के परिवार के लिए खड़े हो और कहते हो कि हम इस समाज का वोट लेंगे। तो नहीं, वो सब देख रहा है, दलित समाज देख रहा है कि कौन सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाता है, कहता है कि हमें वोट दो, और कौन सच में काम करता है। तो अगर कोई सच में काम करता है तो हम करते हैं दलित समाज के लिए। उसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि भाई हमको वोट दो इसलिए वोट दो। हम जेन्युइन काम करते हैं, हम टिकट देते हैं, हम उस समाज के साथ खड़े। घर जला सबसे पहले कोई नेता पहुंचा तो तेजस्वी जी पहुंचे। कहाँ गए थे चिराग पासवान? गए थे क्या? नहीं गए। हाल फिलहाल में आप लोग A to Z की बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी और आप सभी, और लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उस समय भूराबाद हटाओ का स्टेटमेंट दिए थे। मैंने आपको अभी गोपालगंज टू रायसीना बुक का जो लालू जी की खुद की आत्मकथा है उसका उदाहरण दिया था, फिर से दे रही हूँ, है ना।
और इस पे सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, ममता बनर्जी जी और शरद पवार जी, सबका उस पे ब्लर्ब है, स्टेटमेंट है इस किताब के बारे में, लालू जी की आत्मकथा के बारे में, सारे इस देश के सारे बड़े नेताओं का। इसमें लालू जी ने साफ कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा था बुरा बाल साफ करो। जानते क्यों ये खबर बनाया गया? जैसे अभी हमने आपको कहा नहीं कि हेमा मालिनी का नाम लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ बोल दिया, ऐसे लालू जी का नाम लेकर बोल दिया बुरा बाल साफ करो, क्योंकि आरजेडी के साथ बहुत बड़े बड़े नेता जुड़े हुए थे अपर कास्ट से, जैसे रघुवंश बाबू हो गए जो सारा राजपूत समाज का उनको वोट मिलता था, हमने शिवानंद तिवारी जी हो गए, सारे जातियों का कॉम्बिनेशन था हमारे पास, सब सारे नेता थे हमारे पास, हर एक समाज से थे। तो भाई कैसे कि वोट तोड़ोगे इस समाज का, इसलिए कहा गया कि देखो लालू प्रसाद यादव कहते हैं बुरा बाल साफ करो। और मैं आपको कह रही हूँ इसमें लालू जी ने एकदम साफ लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि एक दिन वो सुबह उठते हैं और एक बहुत फेमस अखबार कोई पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ते हुए वो कहते हैं कि खबर छपी होती है कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा बुरा बाल साफ करो। कहते मैं हैरान हो गया, भैया मैं तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। फिर कई लोगों ने सलाह दिया कि पार्टी के लोगों ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, इस न्यूज़पेपर के खिलाफ। लालू जी ने बोला कि नहीं, हम रिटेलिएट हम नहीं करेंगे। वो एक्शन करवा सकते थे, ले सकते थे, लेकिन ये फर्जी खबर था, लालू जी ने नहीं बोला ही नहीं। ये उस समाज का वोट न लालू जी को पड़े, दरार डालने के लिए कोई ऐसा फर्जी खबर बनाया, उसको छपवाया। कहीं कोई वीडियो है लालू जी का जिसमें वो कह रहे हो ऐसा? कहीं कुछ तो एविडेंस होगा भाई। आप ऐसा थोड़ी ना कानो कान कुछ बनाओ और लालू जी के नाम पे कुछ भी लगा दो कि लालू जी ने ऐसा कहा है, कुछ तो एविडेंस होगा। तो कुछ नहीं। कंचना जी, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के लिए सिफारिश की गई, लेकिन विरोधों के बाद उसे वापस ले लिया गया। आप लोग भी मनुस्मृति का विरोध करती हैं, ऐसा क्यों? क्या ऐसा लिखा हुआ है उसमें? तो मनुस्मृति को सपोर्ट करे ऐसा क्या लिखा हुआ है उसमें? मनुस्मृति का सपोर्ट करने लायक भी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो महिलाएं होती हैं वो सेकेंड सिटीजन होती हैं, सेकेंडरी सिटीजन होती हैं, वो किसी न किसी के अधीन होती हैं, पुरुष के अधीन होती हैं। वो पहले अपने पिता के अधीन रहेंगी, शादी होगा पति के अधीन रहेंगी, फिर बच्चा पैदा होगा पुत्र के अधीन रहेंगी। तो एक महिला को क्या जीवन भर अधीन रहने के लिए बनाया गया? तो एज ए वुमेन आप मुझे ये कहोगे कि एज ए वुमेन मैं ऐसे किसी किताब का समर्थन करूं जिस किताब में मुझे सेकेंडरी बनाया गया हो? कभी नहीं कर सकते। पार्टी की छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए, एक महिला के नाते मैं मनुस्मृति का कभी समर्थन नहीं करूंगी और मनुस्मृति को जलाऊंगी और बार बार जलाऊंगी। और बाबा साहब ने इसीलिए जलाया था मनुस्मृति को, वो तो छोड़ दीजिए। और सारे कास्ट को जो है, वर्ण व्यवस्था को जो है, दलित जो है वो कभी प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठा कर सकता, ये लिखा गया उसमें। दलित अपना खुद का घर नहीं बना सकता। दलित का घर हमेशा जो है कि जो मेन टोला होगा गांव में उससे बहुत दूर होगा, क्योंकि वो चमड़े का काम करता है, उसकी महक ना गांव तक जाए जहां पर अपर कास्ट, जहां पर अन्य लोग बैठते हैं। तो ऐसी किताब को तो आग लगानी चाहिए। ऐसी किताब के आप समर्थन की बात कर रहे हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को जो मानती हो, जो गैर बराबरी को जन्म देती हो, जो महिलाओं को सेकेंडरी मानती हो, जो पिछड़ों को टर्सरी मानती हो, तो उसमें समानता की भावना नहीं। हम एक ही किताब मानते हैं, वो किताब है बाबा साहब का संविधान, जिसमें हमको भी आपके बराबर का अधिकार दिया हो। कंचना जी, अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश किया है, उसमें बीजेपी और जेडीयू कह रहा है कि, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, और आप लोग भी बोल रही हैं। बिहार को क्या मिला? बिहार को जुमला मिला। बिहार को चुनाव में जो है फालतू को बयान मिले। हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा। भाई दरभंगा से आप दिल्ली का टिकट कर लो, 20,000 का टिकट मिलता है प्लेन का, उससे कम का नहीं मिलता। आप चाहे 2 महीने पहले करो, हवाई जहाज वाला हवाई टिकट उसमें जाएगा। आपने बिहार को प्रॉमिस किया 3 एयरपोर्ट, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, एक भी नहीं मिला। आपने बोला कि पटना को यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं मिला। आपने बोला कि दीघा चीनी मिल जो बंद पड़ा है वो उसको खुलवाएंगे और हजारों को जो पलायन करके जाते हैं उनको वहां पे नौकरी मिलेगी, वो भी नहीं मिला। आपने दरभंगा एम्स का आपने बात किया था, आज तक उसकी नींव भी नहीं पड़ी हुई है। खुद मोदी जी सोच के देखे ना, आपने गए थे 2015 के चुनाव, भाइयों और बहनों कितना दे दूं? 60 करोड़ दे दूं, 1.25 करोड़ दे दूं, कितना दे दूं? चलो इतना देता हूँ। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का प्रॉमिस किया था 2015 में। भाई कहाँ है वो पैकेज? हम तो ढूंढ रहे हैं। बिहार को आपने बोला था विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कहाँ है विशेष राज्य का दर्जा? तो आपने जो प्रॉमिस किया था उसका 0.1% भी अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम नहीं कहेंगे कि आपने बिहार को, पता नहीं किस चीज पे ये लोग नाच रहे हैं।
मतलब जदयू वाले चिराग पासवान जी जितना जो एनडीए में है, मतलब क्या उनको इतना नहीं समझ में है कि जब चुनाव आता है तो यही मोदी आकर 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की बात करते हैं और देते क्या है आपको? धनिया खरीदने भर का पैसा देते हैं, मिर्ची खरीदने भर का पैसा देते हैं, उससे बिहार का विकास हो जाएगा। इंडस्ट्री आप लगाओगे गुजरात में और बिहार को क्या दोगे आप? बिहार मजदूर का क्षेत्र है क्या? बिहार आपको बस मजदूरी करके दे क्या? मतलब बजट में 50 बार आप बिहार बिहार बस नाम कर लोगे, क्या दिया है? अरे खुद आप सोचिए ना कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कहाँ से है? बिहार से है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर 9 ग्रीन टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कर रहा है और एक भी बिहार को नहीं मिला। और जब पूछ रहे हैं उससे, मीडिया वाले पूछे कि आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, आप टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं देते हैं? आप बिहार से, पर कहते बिहार तो क्राइटेरिया नहीं पूरा करता टेक्सटाइल पार्क होने के लिए। बिहार को कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना है? तो ये तो इनकी सोच है, इस पे खुश हो रहे हैं। कंचना जी, माइग्रेशन का बात आपकी, माइग्रेशन का आपने बात किया, लेकिन आपकी सरकार पर भी ये इल्जाम लगता है कि माइग्रेशन को रोक नहीं पाया और आपने विकास नहीं किया। हमारी सरकार पर इल्जाम लगता है हमने माइग्रेशन को नहीं रोका। 1990 से अगर आप 2005 तक की बात कर रहे हैं तो आप फिर 2005 से 2025 तक की भी बात करिए। मैं तो पूछ रही हूँ किसने रोका? लालू जी रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने दो इंडस्ट्री दी बिहार को। रेल मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाला लोकोमोटिव उन्होंने छपरा में दिया उन्होंने। भाई मैं तो कह रही हूँ कि और किसने दिया? टेक्सटाइल मिनिस्टर बिहार से एक पार्क तक तो दे नहीं पा रहा है। लालू जी मिनिस्टर रहते हुए वहां पर 2 दिए। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी अगर बिहार में किसी ने ओपन किया है तो लालू प्रसाद जेपी नारायण यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, उठाकर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो लालू जी ने दिया हुआ है। तो भाई आप हिसाब 1990 का मांगते हो और अभी का आंकड़ा क्या है? आप, मैं तो कह रही हूँ कास्ट सेंसस करा लो ना, उसमें तो ये भी आ जाएगा कौन से राज्य से सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। अरे वो तो छोड़ दीजिए, अभी जो डिपोर्टेशन वाला अमेरिका से हुआ है, जो अमेरिका उठा उठा के सब, उसमें आंकड़े में आया सबसे ज्यादा गुजरात से है, बिहार कहीं लिस्ट में नहीं है। आप बिहार को बदनाम करते हो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। अरे माइग्रेशन तो सबसे ज्यादा गुजरात से निकला। गुजरात में तो आपने बहुत सारी इंडस्ट्री दे रखे हो, क्या क्या दे रखे हो, क्या क्या कर रखे हो, फिर भी माइग्रेशन आप गुजरात से नहीं रोक पाए। इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है और फर्जी तरीके से लोग जा रहे हैं और बदनाम बिहार को कर रहे हो। सोचिए ना आप, एक स्टेट को आप कितने स्तर पर बदनाम करते हो। मतलब ऐसे बदनाम करते हो, अगर कोई बिहार का आ जाए तो अच्छा बिहारी है जी, इस स्तर पे आप बदनाम करते हो। तो ये वो है, आप बिहार 20 साल में आप सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं रोका माइग्रेशन? सेंटर में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, अब पूछोगे सवाल करोगे आप लालू जी से, शर्म, मतलब शर्म है नाम की तो कोई चीज नहीं इनको। कंचना जी, आपकी पार्टी और आप लोग, आप भी सोशलिज्म की बातें करती हैं। सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी पार्टी किस तरीके से, तेजस्वी जी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए रोड मैप क्या है आपके पास? रोड मैप हमारा वही है जिससे समाज के हर एक तबके का उद्धार होगा। आज बिहार में स्मार्ट मीटर कोर्ट से जाकर, हम अभी उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम हर एक समाज के हर एक तबके को, हम उसमें समानता, हम कह रहे हैं कि समानता होना चाहिए, वो शैक्षणिक रूप से, वो आर्थिक रूप से, वो किसी भी तरीके से समता और समानता की भावना होनी चाहिए उनमें, और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, वो दिखनी चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हम उसके साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और यही समाजवाद। कंचना जी, आप लड़ाई लड़ने की बात कर रही है समाज के हर तबके की, स्टूडेंट भी उसी तबके से बिलोंग करते हैं। बिहार में भी पीएससी पेपर लीक हुआ, उसमें प्रशांत किशोर अनशन पर भी बैठे, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप इतना क्लोजली न्यूज से फॉलो किए हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन नेता था जो सबसे पहले बीपीएससी पहुंचा था? तेजस्वी जी भागलपुर में थे उस समय जब बीपीएससी का अनशन चल रहा था। वहां से वो ट्रेन से मिडनाइट में वो पहले वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो फिर बच्चे बताते हैं कि यहाँ यहाँ ये परिस्थिति है। ट्रेन से वो भागलपुर से जाते हैं पटना और वहां पर बच्चों से सबसे मिलते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या मदद चाहिए, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हम क्या मदद कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे अनशन का पॉलिटिसाइजेशन हो। उन्होंने कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते सरकार से ये कहिए कि हमारी मांगे पूरा करे। उन्होंने 2 बार लेटर लिखा मुख्यमंत्री को, एक बार भी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर तेजस्वी जी मिलने गए, उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? जब उनको लगा कि ये तो अनशन बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है, तो आरएसएस ने, बीजेपी ने क्या किया कि प्रशांत किशोर को भेजा कि जाओ अब इस अनशन को खत्म करो, किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करो।
तो जो अनशन पे बैठे हुए हैं उनको सब गांधी मैदान लेकर गए ये, और गांधी मैदान में जब बच्चे पिटने लगे तो ये छोड़कर भाग गए। ठंड में जब पानी की बौछारें मार रही है, पुलिस डंडे से मार रही है, तब कहाँ गए प्रशांत किशोर पांडे? पूरी तरह से इन्होंने अनशन को ध्वस्त कर दिया। हमारा ये तो कहते हैं जल सुराज ना, गांधी जी का आइडियोलॉजी पे चलते हैं। गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस तरीके से जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तो ये वायलेंस तरीके से क्यों लेकर गए? पूरे आंदोलन को खत्म किसने किया? प्रशांत किशोर पांडे ने। भाई हमने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, हमने मुख्यमंत्री से कहा आप एक्शन लीजिए, और इन्होंने आंदोलन को खत्म किया। तो आप सच बताइए कि आंदोलन के साथ कौन था और आंदोलन के खिलाफ कौन था आंदोलन को खत्म करने के लिए? तेजस्वी जी शुरू से साथ थे, अभी भी साथ थे। कंचना जी, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में इलेक्शन हुआ। आपकी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी हिस्सा रही है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में भी संतोषजनक रिजल्ट नहीं रहा, और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भी देखा जाए तो बीजेपी बाजी मान गई है। देखिए, हमारी पार्टी जो इंडिया अलायंस की हिस्सा नहीं रही है, हिस्सा है ना। और जहां तक बात आप दिल्ली की कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो हम चुनाव लड़े नहीं थे, तो हम इसके जवाब हम क्यों दें दिल्ली में क्या हुआ? लेकिन इंडिया गठबंधन तो हारा ना। देखिए, बात वो इंडिया गठबंधन कैसे हारा? यहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था। लोकसभा में इंडिया गठबंधन था, राज्य की विधानसभा में इंडिया गठबंधन कहाँ लड़ रहा है? लेकिन गठबंधन ऐसे टूट क्यों रहा है? नहीं, गठबंधन टूटा नहीं है। लोकसभा के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बना था। यूनाइटेड फ्रंट में सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी और लड़ी थी। जब स्टेट का बारी आया तो भाई कांग्रेस भी अपना अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी लड़ी। लेकिन अगर बिहार के पर्सपेक्टिव से आप पूछेंगे तो बिहार से तो वो इंडिया गठबंधन कब से चल रहा है? महागठबंधन जिसका हम लोग नाम दिए थे 2020 में महागठबंधन था, उसमें कांग्रेस थी, लेफ्ट थी, आरजेडी थी, उसमें सब थे, और वो तो अभी भी चल रहा है। बिहार में तो नहीं टूटा है ना। बिहार में वही फॉर्मेट जो है विधानसभा में था, वही फॉर्मेट 2024 को लोकसभा में था, वही फॉर्मेट अब फिर से 2025 में होगा, तो इंटैक्ट है। बिहार के सिनेरियो से आप देखिए तो वहाँ पर विधानसभा में लोकसभा में दोनों में इंटैक्ट है। तो बीजेपी यहाँ जीती, उसके कई सारे मायने हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। जो पार्टियां हारी हैं, जो जीती हैं, वो अपना इवेल्युएट करेंगे। हम लड़े होते, हम हारे जीते होते तो हम इवेल्युएट करते, हमारा तो कोई सवाल ही नहीं बनता। शुक्रिया कंचना जी, जन काफिला में आप आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनव।